सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। हमने रिसर्च मेथडोलॉजी हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पहला जो टॉपिक है थर्ड यूनिट का ऑब्जर्वेशन मेथड को पढ़ लिया था और आज हम सेकंड टॉपिक एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करेंगी। तो आइए हम इसे आगे देखते हैं। तो क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड? इसको हिंदी में प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विधि है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहले तो यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा। तो एक एक्सपेरिमेंटल एक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम किसी पर कोई चीज़ यदि प्रयोग कर रहे हैं या कुछ चीज़ कार्य हो रहा है तो उस कार्य का कारण क्या है और यदि कारण है तो उसका प्रभाव भी होगा। जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, तो यहाँ हम x और y दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यदि हम x में कुछ मैनिपुलेट करते हैं यानी जोड़ तोड़ करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो y में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो दो स्थितियां हैं, तो हम यहाँ दो स्थितियों के बीच में कार्य कारण संबंध को स्थापित करते हैं। दूसरा हम देखते हैं क्या है। दूसरा हमें यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। यदि वही कारण ना हो फिर भी प्रभाव हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रभाव का वह कारण नहीं है जो हम अपेक्षा कर रहे थे। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कारण की उपस्थिति प्रभाव को दिखाती है तथा कारण की अनुपस्थिति प्रभाव को नहीं दिखाती है। इन्हीं दो स्थितियों को संतुष्ट करने के बाद हम सही कार्य कारण संबंध स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वेरिएबल हैं, एक है स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। स्वतंत्र चर में आपने कोई चीज़ ली है, जैसे नाड़ी शोधन लिया है, और आश्रित चर आपने तनाव यानी आप नाड़ी शोधन का तनाव पर प्रभाव देख रहे हैं कि यदि आपने नाड़ी शोधन की संख्या में कम ज़्यादा किया है या समय में उसका कम ज़्यादा किया है या उसमें कुछ जोड़ तोड़ किया है और उसका प्रभाव आप तनाव पर देख रहे हैं कि या तो तनाव बढ़ेगा या घटेगा। इस प्रकार से उसका प्रभाव जब आश्रित चर पे होगा तो ठीक है कि भाई आपने स्वतंत्र चर पर कुछ जोड़ तोड़ किया और उसका प्रभाव तनाव पर पड़ा। किंतु यदि आपने जो है नाड़ी शोधन नहीं कराया है और उसका प्रभाव तनाव पर फिर भी पड़ रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ दोनों चीज़ों को हमें बात करनी होती है। इसी के बाद हम इस स्थितियों पर पहुंचते हैं कि आखिरकार उस चर पर क्या प्रभाव पड़ा कि भाई जो है आश्रित चर में कुछ फेरबदल हुआ या कुछ कम ज़्यादा हुआ। इस प्रकार हम स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखते हैं और उन दोनों के बीच में जो संबंध है, हम उन दोनों बीच में जो रिलेशन है उसको हम निकालते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि भी निरीक्षण की ही एक विधि है। हमने ऑब्जर्वेशन पहले देखा था। ऑब्जर्वेशन में हमने जब हम प्रयोग करते हैं तो उसी को हम ये जो विधि है प्रयोगात्मक विधि वो ऑब्जर्वेशन की ही एक विधि है। इस विधि द्वारा नियंत्रित वातावरण में हमने वहाँ दो चीज़ें पढ़ी थी, नियंत्रित और अनियंत्रित। तो यहाँ हम नियंत्रित वातावरण या उपस्थिति में अध्ययन किया जाता है। प्रयोग किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी हम किसी चीज़ पर जब प्रयोग करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है तो इसे हम साइंटिफिक मानते हैं कि हमने उस पर प्रयोग किया और उसका यह रिजल्ट आया। क्योंकि प्रयोग द्वारा प्राप्त तथ्य एवं परिणाम यानी जो रिजल्ट आते हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, वो सर्वाधिक प्रमाणिक होते हैं, यानी साइंटिफिक बेसिस पर वैलिड होते हैं, विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। यानी इन पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं और यह इनकी रिलायबिलिटी भी जो है वो ज़्यादा होती है। योग एवं मनोविज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान
प्रयोगात्मक विधि का ही है, क्योंकि हम जो मनोविज्ञान है या तो उसमें हम किसी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, योग में भी हम इन चीज़ों का, जैसे आपने आसन का किसी चीज़ पर इफ़ेक्ट देखा, मान लीजिए कि शैक्षणिक उपलब्धि पर आप पादस्थ आसन का प्रभाव देख रहे हैं, या फिर जो है योग निद्रा का आप सोशल एडजस्टमेंट पर प्रभाव देख रहे हैं, या सूर्य नमस्कार का आप फिटनेस पर प्रभाव देख रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो हम एक दूसरे पर जब प्रयोग करते हैं उसका, तब ये जो है, इसलिए इससे जो है वो वैलिड माना गया है और अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना गया है। अब यहाँ लिखा था कि इस विधि द्वारा नियंत्रित वातावरण में उपस्थित अध्ययन किया जाता है। नियंत्रित वातावरण अर्थात इसे प्रयोग या तो हम किसी लेबोरेटरी में करेंगे, या किसी हॉल में करेंगे, या किसी रूम में करेंगे, जहाँ पर उसको एक नियंत्रित वातावरण मिल सके। ऐसा नहीं कि वो एक योजना के थ्रू ना हो, अस्त व्यस्त हो जाए, या उस पर हम जो चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे बाह्य जो चर हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं, कि मान लीजिए कि मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं हॉल में बैठ के मत्स्येंद्र आसन का प्रभाव देखना चाहता हूँ, तो मत्स्येंद्र आसन मैं किसी को करा रहा हूँ और वहाँ पर एसी चल रहा है, तो एक एसी जो है वो एक वातावरण होगा, उसका भी इफ़ेक्ट वहाँ पर देखा जाएगा। तो इस प्रकार हम नियंत्रित वातावरण में ही इस जो प्रयोग है इसको करते हैं। इस विधि में प्राणी के व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन प्रयोग के आधार पर किया जाता है। यानी हम किसी चीज़ का यदि अध्ययन कर रहे हैं, यदि किसी के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उस पर कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी का यदि मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस नापना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस मैं कैसे नापूंगा? या तो मैं उससे कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करवाऊँगा। मान लीजिए कि जैसे मुझे किसी की योग्यता का पता करना है, किसकी योग्यता कितनी है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ ऐसा काम दूंगा, या तो उसको इससे कोई एग्ज़ाम मैं करवाऊंगा, या उसका इंटरव्यू लूँगा। इस प्रकार से जब मैं कोई चीज़ का प्रयोग उसके ऊपर करता हूँ, तभी ही इसे अध्ययन माना जाता है, और इसे ही प्रयोगात्मक अध्ययन कहते हैं। प्रयोग नियंत्रित अवस्था में किए जाने वाले क्रमबद्ध निरीक्षण को कहते हैं। यानी इसकी हम पहले से एक योजना बनाते हैं, हम किस तरीके से करेंगे, किस लिमिटेशन में करेंगे, क्या इसका रूपरेखा होगी। तो एक जो है ये एक कंट्रोल जो है स्टडी है। निरीक्षण पूर्व नियोजित योजना के अनुसार किया जाता है, इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक इसे नियोजित निरीक्षण के नाम से भी पुकारते हैं। मान लीजिए मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स ले लिए। जैसे मैंने लिया पादस्थासन, अर्धचक्रासन और सूर्य नमस्कार। इस प्रकार मैंने ये 3 चीज़ें जो ली हैं वो मैं ले रहा हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, और इसका प्रभाव मैं देखना चाहता हूँ तनाव पर या अवसाद पर। तो एक ये जो है, इसके पहले मुझे एक प्रारूप तैयार करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से किन किन लोगों को ये कराऊंगा, जिससे एक नियोजन मुझे तैयार करना पड़ेगा कि मेरी ये रूपरेखा रहेगी, मैं ये इन चीज़ों को कराऊंगा, यहाँ के लोगों को कराऊंगा। एक मैं जगह डिसाइड करूंगा, या उससे पहले जो है मैं एक ये भी लगाऊंगा कि हाँ इसको कराने से मुझे ये रिज़ल्ट आएगा, यानी परिकल्पना भी मैं उसमें लगाऊंगा। तो एक ये पूरा नियोजन रूप से मैं बना लेता हूँ, एक डिज़ाइन बना लेता हूँ, उसके आधार पर फिर मैं इस कार्य को करता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि प्रयोगकर्ता पहले से ही प्रयोग का विषय, प्रयोगात्मक समस्या एवं प्रयोग की संपूर्ण प्रक्रिया तय कर लेता है और तब निरीक्षण करता है। जैसे कोई रिसर्चर यदि रिसर्च कर रहा है, तो उसे रिसर्च करने से पहले एक टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र में अपना जो है वो रिसर्च करेगा। पहले से उसको एक समस्या देखनी पड़ेगी कि मैं इस समस्या को लेकर काम करूँगा, और उस समस्या के बाद उसे जो है एक प्रारूप बनाना पड़ेगा, एक जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं, उसे तैयार करना पड़ेगा कि ये मेरा तरीका होगा डाटा लेने का, ये मेरी सैम्पलिंग होगी, या ये मेरा तरीका होगा किसी चीज़ को चेक करने का, और उसके बाद मैं इस तरीके से उस रिज़ल्ट पर पहुंचूंगा। तो एक ये पूर्व में नियोजन कर लिया जाता है, पूर्व में तैयारी कर ली जाती है। आगे हम देखते हैं कि किसी भी प्रयोग में 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। पहला प्रयोगकर्ता,
एवं दूसरा प्रयोज्य। तो प्रयोगकर्ता कौन है? जो प्रयोग कर रहा है उसे हम प्रयोगकर्ता कहते हैं, और प्रयोज्य क्या है? जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उसे हम प्रयोज्य कहते हैं। प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में पूर्व निश्चित एवं पूर्व निर्धारित अवस्था में किसी स्वतंत्र चर पर जोड़ तोड़ करता है, यानी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेट करता है, और उसका प्रयोज्य की अनुभूतियों एवं व्यवहारों पर पड़ने वाले प्रभावों का निरीक्षण वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष ढंग से करता है। मान लीजिए कि आपने किसी हॉल में दो ग्रुप ले लिए हैं, और एक ग्रुप को आप कोई चीज़ करा रहे हैं और एक ग्रुप का आपने फ्री छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप दोनों ग्रुप को जो है वो एक फिर आप देखेंगे कि मैंने जो है एक ग्रुप के साथ कुछ चर को लेकर उसमें जोड़ तोड़ किया, और उनके साथ उस पर उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो एक पूर्व प्लानिंग आपकी होती है, एक पूर्व में आप पहले से ही एक डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस तरीके से इन लोगों पर प्रयोग करना है। आगे हम बात करते हैं निरीक्षण हेतु प्रयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रकार के यंत्रों एवं सामग्रियों का भी उपयोग करता है। यानी जब आप उनका जब आप डाटा एकत्रित कर रहे हैं या आपने जो प्रयोग उनके ऊपर किया है, तो उस प्रयोग करने का तरीका आपका क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा कि इन पर रिजल्ट आया है या नहीं आया। तो आप कुछ यंत्रों का उपयोग करते हैं जिसे हम टूल्स कहते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक लोग जो हैं वो क्वेश्चन आयर तैयार करते हैं कि आपको या तो इमोशनल इंटेलिजेंस नापना है, या सोशल एडजस्टमेंट नापना है, या लर्निंग प्रोसेस आपको नापनी है, या आपकी जो वैल्यूज़ उनको आपको देखना है। तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन आयर तैयार किया कि इसके आधार पर जिसमें वो प्री और पोस्ट डाटा को लेकर एक तय करते हैं कि हाँ पहले इनका इस प्रकार का व्यवहार था और इस पर हमने कुछ वेरिएबल्स को यूज़ किया या कुछ हमने इन पर प्रभाव को देखा, तो उसके बाद इनके जो व्यवहार में हैं ये परिवर्तन हैं जब हम पोस्ट डाटा लेते हैं। तो इस प्रकार हम कुछ सामग्रियों का यूज़ कर सकते हैं, कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके आधार पर हमें उनका निरीक्षण जो है, ऑब्जर्वेशन जो है वो कर सकते हैं। और इस तरह से प्राप्त तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर, यानी उसके बाद जब हम वो जो डाटा कलेक्शन कर लेते हैं, जो डाटा हमें मिले हैं, जो हमने काम जो कराने के बाद जिन लोगों पर हमने उस प्रभाव को देखा उनसे हम डाटा लेते हैं, और डाटा लेने के बाद उसमें हम स्टैटिक्स लगाते हैं, क्योंकि जो है स्टैटिक्स लगाने से जो इसके जो परिणाम हैं वो हमें सटीक आते हैं कि भाई हमारा जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव गया है या नेगेटिव गया है, या कहाँ तक हम सार्थक हुए हैं कि नहीं हुए। क्योंकि काम करने से पहले एक हम परिकल्पना लगाते हैं कि हम जो कराएंगे उसका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट ये रहेगा, तो इसलिए हमें स्टैटिक्स लगाना ज़रूरी होती है कि हम उस रिज़ल्ट तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उसके बाद ही हम समाज को एक अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगे या किसी सिद्धांत को रख पाएंगे कि ये कार्य करने से ऐसा होता है। जैसे आज कई सारी बुक्स आप पढ़ते हैं, जैसे आसन प्राणायाम मुद्रा बंद पढ़ते हैं, तो उसमें कई सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं, जैसे पादस्थासन का लाभ दे रखा है, या अर्धकटी चक्रासन का लाभ दे रखा है, या मयूरासन का लाभ दे रखा है। तो इससे पहले कहीं ना कहीं उसमें प्रयोग किए गए होंगे और उसके बाद उनका डाटा एकत्रित किया गया होगा, तब उस बात को आज हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। आगे हम समझते इसमें देख भी लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं हम इसे। निरीक्षण हेतु प्रयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार विशिष्ट प्रकार के यंत्रों एवं सामग्रियों का भी उपयोग करता है, और इस तरह से प्राप्त तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर ठोस एवं प्रमाणिक परिणाम प्राप्त करता है, जिसके आधार पर वह प्राणी के व्यवहारों से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की स्थापना एवं व्याख्या करता है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, तो इसे आपने अच्छे तरीके से समझ ही लिया है। आगे बात करते हैं हम, कुछ परिभाषाएं यहाँ मैंने लिखी हैं। तो जहोड़ा जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है, यानी परिकल्पना के परीक्षण, यानी जो मैंने पहले से डिसाइड किया था। मान लीजिए मैंने कोई रिव्यू किया है या कोई लिटरेचर पढ़ा है और मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये रिसर्च किया, क्या वास्तविकता ऐसी होती है, तो मैं इसको चेक करने के लिए फिर से एक समस्या डेवलप करूंगा और उस पर मैं काम करूंगा। और काम करने से पहले मैं एक परिकल्पना, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो मैं एक परिकल्पना लगाऊंगा कि परिकल्पना यानी इसको बोलते हैं कि पढ़े लिखों का तुक्का,
यानी जो है कि आप पहले से इसको डिसाइड करते हैं कि हाँ ये करने से ऐसा हो सकता है, एक आप पूर्व में अनुमान लगा लेते हैं और उस अनुमान को ठीक प्रदर्शित करने के लिए या अनुमान आपका कहाँ तक पहुँचा उसके ऊपर आप फिर क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। ग्रीनवुड ने क्या कहा, प्रयोग कार्य कारण संबंध को व्यक्त करने वाली परिकल्पना के परीक्षण की विधि है। अब आपने परिकल्पना तो लगा ली थी, अब आप किन पर कार्य कारण, यानी आपने दो वेरिएबल्स, आपने वेरिएबल्स भी रखेंगे यहाँ पर, आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो है उनको भी आप वेरिएबल्स भी रखेंगे। फिर एक वेरिएबल्स का आप दूसरे वेरिएबल्स पर क्या प्रभाव है, तो क्योंकि कहीं कार्य हो रहा है तो उसका कारण भी है, और यदि कारण है तो उसका प्रभाव उनके ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पर जो है हम उनके संबंधों को भी व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार का संबंध उनके अंदर है, कि आपने क्या चीज़ आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में की, क्या चीज़ें मैनिपुलेट की जिसका प्रभाव जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है, जिससे नियंत्रण परिस्थितियों के कार्य कारण संबंधों का मूल्यांकन करते हैं। नियंत्रण यानी आपने जो प्रयास किया है वो एक कंट्रोल स्थिति में किया है। यदि कोई भी चीज़ अनकंट्रोल्ड रहेगी तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको एक क्लास का जो है वो क्लास पर आपको काम करना है, तो आपने मान लीजिए क्लास में एक बोर्ड लगा दिया है और स्मार्ट बोर्ड लगा दिया और उसका प्रभाव आपको स्टूडेंट्स पर देखना है, तो आपको वहाँ की जो वातावरण है वो एक कंट्रोल करना पड़ेगा कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम तक ये क्लास चलेगी, उसमें सभी लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और वहाँ का माहौल कैसा है, बाहर की आवाज़ें तो उस क्लास तक नहीं पहुँच रही हैं। तो इस प्रकार जो है वो आपको एक कंट्रोल परिस्थितियों में ही ये कार्य कारण संबंधों को देखा जा सकता है। एडवर्सन जो है वो कहते हैं, जब एक अनुसंधान समस्या के संबंध में एक अध्ययनकर्ता कुछ चरों पर नियंत्रण या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप स्थापित करता है, तब इस प्रकार की अनुसंधान प्रक्रिया को प्राय एक प्रयोग कहा जाता है। ये वही बात कह रहे हैं कि जब हमने कोई एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, हमने कोई प्रॉब्लम डिसाइड कर ली और उसके बाद हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के बाद जो है कि जो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं उन वेरिएबल्स में मैं क्या करूँगा, कंट्रोल करूँगा। दो चीज़ें रखूँगा, एक कंट्रोल एक एक्सपेरिमेंट। अब जिस पर मैं काम कर रहा हूँ उनका क्या है, उनका किस प्रकार का रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है, और एक कंट्रोल जो है जिस पर मैंने कोई कार्य नहीं किया उनका रिजल्ट मुझे देखने को क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं जो है दोनों चीज़ों को देखने की कोशिश करूँगा। यहाँ इन्होंने कहा नियंत्रण या प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, यानी एक पर तो मैं कुछ मैनिपुलेट करूँगा और एक पर कुछ भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैं देखता हूँ और उनका जो है रिजल्ट जो है वो मैं सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब हम बात करते हैं चैपलिन की। चैपलिन कहते हैं, समाज शास्त्रीय शोध में प्रयोगात्मक अभिकल्प की धारणा नियंत्रण की दशाओं में अवलोकन के द्वारा मानव संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है। यहाँ इन्होंने समाजशास्त्र की बात की है कि यदि हम कोई समाजशास्त्र में रिसर्च कर रहे हैं तो मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मैंने एक कंट्रोल स्टडी की है, मैंने वहाँ परिस्थितियाँ भी बिल्कुल डेवलप कर दी हैं। उसके बाद जो है जो चीज़ पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ वहाँ का क्या किस तरीके का समस्याएं हैं या किस तरीके के वहाँ संबंध हैं, उनको मैं व्यवस्थित तरीके से उनके ऊपर अध्ययन करता हूँ, और वही जो है एक ये प्रयोगात्मक मेथड कहलाता है। अब हम विशेषताएं देख लेते हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहली जो इसमें विशेषता है नियंत्रण। नियंत्रण प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता है। यानी यदि वही बात है कि मैं जैसे मान लीजिए कि योग क्लास है, योग क्लास में आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो कंट्रोल नहीं है, कुछ बाहर से आवाज़ें आ रही हैं या वहाँ पर कोई चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, या कुछ वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं या फ़ैन की आवाज़ ज़्यादा आ रही है या एसी चल रहा है या अलग अलग तरीके का उसमें कुछ हो सकता है। तो वहाँ यदि आपने कंट्रोल नहीं किया है तो जो है वो एक रिसर्च जो है वो आपका वैध नहीं होगा, विश्वसनीय नहीं होगा, क्योंकि वो एक सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल यानी नियंत्रण प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता, यानी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप ये कंट्रोल स्टडी कहलाती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक अनुसंधान में हमें स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर देखना होता है, यानी हम
जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है कि उसका प्रभाव जो है हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। विश्वसनीय परिणाम पाने के लिए वह बाह्य चरों को नियंत्रण अति आवश्यक होता है। बाह्य चरण जैसे आपको पता है कोई ये हो सकता है, मतलब वातावरण वहाँ का हो सकता है, या फिर वहाँ का माहौल हो सकता है, वहाँ का परिदृश्य हो सकता है, वहाँ का क्षेत्रफल हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाह्य वातावरण हैं जिनको आपको कंट्रोल करना है। नियंत्रण कई विधियों से किया जाता है। अब इसमें कई सारी विधियां भी दे रखी हैं, हम विधियों को भी देख लेते हैं। तो पहला है विलोपन यानी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है? बाह्य चरों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कि इन चरों को अध्ययन से निष्कासित कर दिया जाए ताकि आश्रित चर पर उसके प्रभाव को विलोपित किया जा सके। यदि बुद्धि बाह्य चर है तो दोनों समूहों में समान बुद्धि लब्धि यानी IQ के प्रयोज्यों को रखकर इस चर को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आयु बाह्य चर है तो एक समान आयु के प्रयोज्यों पर अध्ययन करके आयु को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु इस विधि से नियंत्रित करने के बाद अध्ययन का सामान्यीकरण केवल उन प्रयोज्यों पर ही किया जा सकता है जिनका अध्ययन में शामिल किया गया है। अध्ययन के परिणाम में हम उसी आयु वर्ग में सामान्यीकृत किया जा सकेगा। तो देखिए कि आप कोई स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी में आपने देखा कि मान लीजिए आप लर्निंग के ऊपर देख रहे हैं कि आप लर्निंग जो है वो भ्रामरी प्राणायाम कराने से आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो बढ़ती है, यानी आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई करने की जो क्षमता है, शैक्षणिक क्षमता जो है वो बढ़ती है भ्रामरी प्राणायाम करने से। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपको एक जो है जो एक चीज़ रखना पड़ेगा, या तो आप एज रखेंगे या आप जेंडर रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ लड़कों को ले लिया, कुछ लड़कियों को ले लिया और उसके बाद आप दोनों पे जो है भ्रामरी प्राणायाम का ये देख रहे हैं। तो वहाँ आपको समान रखना पड़ेगा कि आपने एक एज लिमिट के रखने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने 6 क्लास ले ली तो आप एक 6 क्लास ले रहे हैं और एक 10th क्लास ले रहे हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं जो है आपको रिजल्ट बराबर के नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ दोनों चीज़ें बराबर की रखना पड़ेंगी। जैसे आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी 6 क्लास का रखा है और कंट्रोल ग्रुप भी 6 क्लास का रखा है, तो आप एक ग्रुप है तो एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक को फ्री छोड़ेंगे। तो इस प्रकार जो आपका रिजल्ट है वो वैलिड आएगा। और रिजल्ट भी कब वैलिड आएगा? जब आप शैक्षणिक क्षमता जो है वो किसी कार्य के द्वारा आप उसको नापेंगे या मापेंगे, मतलब उसका चेक करेंगे कि आपने उनको कुछ पढ़ाया या कुछ उनसे सुनने का प्रयास किया या कुछ उनसे आपने इंटरव्यू लिए। तो इस प्रकार आप उनको चेक कर सकते हैं। और इसमें एलिमिनेशन मतलब कि जैसे जो बाह्य चर दिक्कत कर रहे हैं, जैसे आपने 6 और 10th का मैंने तो 10th क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक अलग डिफरेंस होगा, तो आप उस एज लिमिट को बाहर कर दीजिए। आप बराबर के जो एज लिमिट है उसको आप रखिए। या जैसे लड़का या लड़कियों के ऊपर आप कर रहे हैं तो समान रखिए, या तो लड़कियों के ऊपर कर लीजिए या लड़कों के ऊपर कर लीजिए। और यदि लड़के लड़कियों दोनों पर ही कर रहे हैं तो उनका एक एज लिमिट जो है वो बराबर रखिए। तो इस प्रकार जो है जो चीज़ें नहीं समाहित हो रही हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, हम उनका एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं कि यादृच्छिककरण यानी रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या है? यादृच्छिककरण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी बाह्य चरों, समूहों तथा नियंत्रित समूह असमतुल्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके समान होने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है। जहाँ तक संभव हो प्रयोगात्मक समूह में यादृच्छिक ढंग से प्रयोज्यों को आवंटित किया जाना चाहिए तथा यादृच्छिक ढंग से आवंटित स्थितियों को प्रयोगात्मक समूह का कर दिया जाना चाहिए। यानी इसमें क्या है, रैंडमाइजेशन क्या है कि आप किसी भी, जैसे आपने मान लीजिए एक फैक्ट्री के लोगों को लिया और आप जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कर्मचारी, आप उनके ऊपर कोई उनके व्यवहारों की आप चर्चा कर रहे हैं, उनके काम को लेकर आप कोई शोध कर रहे हैं, तो आप इसमें रैंडमाइजेशन जो विधि है उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रैंडम मतलब होता है कि वहाँ पर जो जितने भी लोग हैं वो जो समूह उनका है, उन समूह में जो है जितने लोगों पर आप प्रयोग करेंगे वो एक ना एक अपने आप में उस समूह का प्रेजेंटेशन मतलब एक जो है प्रेजेंट कर सकता है उन समूह को। तो
किसी भी व्यक्ति के आने की उसमें क्षमता, मतलब एक तरीका रहता है कि किसी भी व्यक्ति का नंबर आ सकता है, या कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि ये मैं भी हो सकता हूँ। तो आप रैंडमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने 5 लाइनों में बिठा दिया, और 5 लाइनों में बिठाने के बाद हर 5वें नंबर पर आपने ले लिया, ये पहले से आपको नियोजन करना पड़ेगा। या हर 4थे नंबर पर जो व्यक्ति बैठा है उसको आपने ले लिया, तो वो एक अपने आप में जो है उस पूरे समूह को प्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से जो है वो आप रैंडमली किसी चीज़ को लेकर उन पर प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं बाह्य चर को स्वतंत्र चर के रूप में बदलना। तो बाह्य चरों को नियंत्रित करने का एक तरीका यह भी है कि जिस बाह्य चर को हमें नियंत्रित करना है उसका हम अपने अध्ययन में शामिल कर लें। यदि आयु या बुद्धि हमारे अध्ययन में बाह्य चर है तो हम इन चरों को भी अपने अध्ययन में शामिल कर लें। इन चरों यानी बुद्धि और आयु का प्रभाव आश्रित चर पर देंगे तथा इन चरों की आपस में अंत क्रिया का प्रभाव क्या होगा यह भी अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार का जो रिसर्च होता है वो ज़्यादातर तुलनात्मक, यानी हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसे देखने को मिलती हैं। हम जैसे बुद्धि और यहाँ पर आयु को, 2 चीज़ों को इन्होंने बताया कि ये जो हैं बाह्य चर हैं। तो क्या कर सकते हैं हम कि एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि किशोर और किशोरियाँ, तो ये दोनों जो हैं वो एक समान स्तर के हो गए, तो इनको हम स्वतंत्र चर के रूप में ले सकते हैं कि भाई हमने इस पर स्टडी किया कि इन पर हम क्या कराएंगे। जो इन पर देखने को हम किशोर और किशोरियों में जो उनकी एज है उसमें हम उनको एज लिमिट के द्वारा भी उनको हम कम ज़्यादा करते हुए कि भाई इसका हमने कम का ले लिया, इनका हम ज़्यादा ले लिया, तो इसको हम स्वतंत्र चर के रूप में भी उपयोग में ला सकते हैं। यानी जो बाह्य चर हैं उनको भी आपने स्वतंत्र चर के रूप में यूज़ कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रयोज्यों को सुमेलित करना यानी मैचिंग केसेस। इस विधि में बाह्य चरों को नियंत्रित करने में ऐसे प्रयोज्यों को लिया जाता है जो एक समान विशेषताएं रखते हैं तथा इनमें से कुछ को प्रयोगात्मक समूह में तथा कुछ को नियंत्रित समूह में रखा जाता है। इस विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं, जैसे एक से अधिक चरों के आधार पर प्रयोज्यों को सुमेलित करना एक कठिन कार्य है। बहुत से प्रयोज्यों को अध्ययन से अलग करना पड़ता है क्योंकि वह सुमेलित नहीं हो पाते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आप शैक्षणिक क्षमता पर जो है वो किशोर वर्ग के बच्चों पर प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने कोई चीज़ उनको दिया है, तो मान लीजिए कि बॉर्नवीटा जो है, बॉर्नवीटा आज मार्केट में सेल होता है, तो वो बहुत सारे प्रकार, कोई बूस्ट का आता है, कोई ब्रिटानिया का आता है, कोई हॉर्लिक्स का आता है। तो इस प्रकार के जो हैं वो 3-4 प्रकार के जो हैं वो आते हैं, और उसको हम जो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप हैं उनको हम अलग अलग प्रकार का जो है बॉर्नवीटा दें, और उसके बाद हम उन पर देखें कि ये वाला बॉर्नवीटा पर ये प्रभाव पड़ा है और इस पर हमें ये प्रभाव पड़ा है। तो ये दोनों चीज़ों को हम प्रयोग में शामिल कर सकते हैं, और उसके बाद उनका जो है प्रभाव जो है वो हम ग्रुप पर देख सकते हैं। 5वां जो है समूहों को सम्मिलित करना यानी ग्रुप मैचिंग। इस विधि से बाह्य चरों को नियंत्रित करने में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में प्रयोज्यों को इस प्रकार आवंटित किया जाता है कि जहां तक संभव होता है दोनों समूह का मध्यमान तथा प्रसरण लगभग समान हो। यानी यहाँ पर क्या है कि हम जो बाह्य चर हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप क्या है, वहाँ उन दोनों में जो है वो हम बराबर बराबर यानी एक जैसे समान एज के लोगों को क्या है बांटेंगे, और उन पर हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनका जो रिजल्ट है वो बराबर हमको देखने को मिलेगा। यानी जो ग्रुप है वो हमको बराबर मैचिंग के रखने, ऐसा नहीं एक हमने ज़्यादा ले लिया एक हमने कम ले लिया, तो ऐसे में हमको रिजल्ट निकालने में क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। सह प्रसरण विश्लेषण। बाह्य चरों के आधार पर प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह में होने वाले प्रारंभिक अंतर का सांख्यिकी विधि से दूर किया जाता है। यानी जब जो बाह्य चर हैं तो उनका क्या है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप पर क्या प्रभाव हो रहा है उसको हम कैसे देखते हैं, उसको हम स्टैटिक्स मैथमेटिकल स्टैटिक्स जो है उसके आधार पर, उनके स्टैटिक्स जो मेथड है उनके आधार पर, जिसे हम मीन मीडियन मोड के द्वारा हम जैसे निकालते हैं, टी टेस्ट जो है, टी टेस्ट, इस प्रकार जो सारी स्टैटिक्स मेथड जो होते हैं उनके द्वारा हम इन सब चीज़ों को देखते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं जोड़ तोड़ की, कि जोड़ तोड़ अर्थात मैनिपुलेट, यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक ये प्रमुख विशेषता है कि हम स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करते हैं, और स्वतंत्र चर में जो जोड़ तोड़ है उसका प्रभाव हम किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ मैनिपुलेट करते हैं और उसका असर हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। जैसे उदाहरण पे क्या है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम एज जो है, एज और सामाजिक आर्थिक स्तर, कक्षा का वातावरण, व्यक्ति की विशेषताएं आदि जो हैं वो इनमें हम कुछ चेंजेस करके और उसका प्रभाव जो है वो हम किसी ना किसी, जैसे हमने आयु ले लिया कि आयु जैसे 15 वर्ष की आयु पर जो है पादहस्तासन का असर तनाव पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, और इसी में हमने ले लिया कि भाई 20 वर्ष की आयु में ले लिया, तो ये जो है हम इसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं। कुछ चरों में सीधे परिवर्तन न करके चयन द्वारा परिवर्तन किया जाता है, यानी हम इन्हें पहले से चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उनमें हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे आयु, बुद्धि आदि। शोधकर्ता के एक समय में एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ लेना है आपको, आप एक बार में 2-3, जैसे आपने नाड़ी शोधन ले लिया या सूर्य नमस्कार ले लिया या योग निद्रा ले ली या कोई क्रिया ले ली, तो इसके इन सारी चीज़ों में भी आप मैनिपुलेशन करके उसका इफेक्ट जो है वो आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अवलोकन। प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके उसके प्रभाव को आश्रित चर पर देखा जाता है। आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव को सीधे नहीं देखा जा सकता। शैक्षिक उपलब्धि तथा अधिगम यदि आश्रित चर हैं तो इसका सीधे नहीं देखा जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धि को परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवलोकन के आधार पर देखा जाएगा। मान लीजिए कि मैं किसी स्टूडेंट्स पर कोई रिसर्च कर रहा हूँ कि योगाभ्यास कराने से इनका जो है लर्निंग पावर जो है वो बढ़ता है, तो कैसे पता चलेगा कि इनका बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ इस तरीके के उनके एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे या इंटरव्यू लेना पड़ेगा, या उनका जो रिज़ल्ट उन सब चीज़ों से जो मिल रहा है उसके आधार पर मैं ये सिद्धांत दे सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं, इन सब चीज़ों से इनका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे पुनरावृत्ति की। प्रयोगकर्ता अनुसंधान में यदि सभी बाह्य चरों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया तथा प्रयोज्यों को आवंटन यादृच्छिक विधि से किया जाए, तब भी ऐसे बहुत से कारक हो सकते हैं जो अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। पुनरावृत्ति के द्वारा इस तरह की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि किसी प्रयोग में 15-15 प्रयोज्य प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूह में हैं तथा उनका आवंटन यादृच्छिक विधि से किया गया है, तो यह एक प्रयोग न होकर 15 समानांतर प्रयोग होते हैं। प्रत्येक जोड़े के अपने अपने आप में एक प्रयोग माना जाता है। तो ये जो रिसर्च, एक ऐसी रिसर्च का नाम ही है कि रिसर्च, यानी दोबारा से उसको दोहराना, यानी अगेन एंड अगेन दोबारा करना। मान लीजिए कि आज मैंने जो रिसर्च की है उसका रिजल्ट जो आया है वो जो मैं चाहता था वो नहीं आया, तो इसको फिर से हम पुनः दोहरा सकते हैं और दोबारा करके हम देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट सेम आ रहा है या कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो इसकी पुनरावृत्ति यानी इसको हम दोबारा से दोहरा सकते हैं। आज हमने ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड की कुछ विशेषताएं, परिभाषाएं और अर्थ समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक्सपेरिमेंटल मेथड को आगे समझेंगे। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।